सभी को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं करियर क्लासेस परिवार की ओर से अभिषेक पावेचा आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं इस CS एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 के CMA के सब्जेक्ट में। अभी तक का जितना हम लोगों ने सिलेबस कंप्लीट करा है उसका रिवीजन सेशन हम अलग से प्लान करेंगे। आज दिन है कुछ नया करने का, कुछ नया इंटरेस्टिंग चीज डिस्कस करने का। आज हम टॉपिक ले रहे हैं अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर। डिबेंचर का अकाउंटिंग कैसे करना है, समझिए। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर, इसका अकाउंटिंग वगैरह तो हम समझेंगे, बट सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये डिबेंचर शब्द पहले कहां से आया। अगर ये डिबेंचर, जैसा कि हम यूजुअली हमारे प्रायर एकेडमिक करियर में हमने पढ़ा हुआ है, 11th-12th में हम लोगों ने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा हुआ है कि डिबेंचर एक तरह का लोन इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। तो इसको जब कंपनी इशू करता है तो उसे रिडीम भी करना पड़ता है, इसका रिडम्पशन भी होता है। तो किस तरह से इसका रिडम्पशन होगा, किस तरह से हम इसको इशू कर पाएंगे, क्या इसके ऊपर कोई कंपनीज एक्ट के नॉर्म्स भी एप्लीकेबल होते हैं, क्या कोई सेबी गाइडलाइंस भी है जो इसके ऊपर एप्लीकेबल होती है या नहीं होती है, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। एट द सेम टाइम इसका अकाउंटिंग अगर कंपनी करता है तो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में किस तरह से उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा, रिडम्पशन अगर करना है तो कंपनीज एक्ट के कौन से प्रोविजन के तहत इनका रिडम्पशन करना होगा, प्रोविजन कुछ क्रिएट करना होता है नहीं करना होता है, ये सारी चीजों का डिस्कशन हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा क्लास जब भी स्टार्ट होता है हम लोग टॉपिक पे आए उससे पहले उस टॉपिक के बारे में कुछ पर्टिकुलर चीजों के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं कि टॉपिक जो डिबेंचर बना है ये बना क्यों। भाई डिबेंचर अगर आया है, इस दुनिया में आया है तो क्यों आया है। जैसा कि मेरा, आपका, हम सभी का जन्म किसी ना किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हुआ है। तो ये डिबेंचर को अगर लेकर के आया गया है तो क्या उसका कोई स्पेसिफिक पर्पस हुआ होगा, या नहीं कोई तो भी किसी ने इच्छा हुई होगी चलो डिबेंचर खेलते हैं, ऐसा नहीं, कोई तो स्पेसिफिक पर्पस हुआ होगा। तो आइए चलिए मिलकर के ढूंढते हैं क्या वो स्पेसिफिक पर्पस रहा होगा कि कंपनी डिबेंचर नामक एक लोन इंस्ट्रूमेंट इश्यू करता है। आइए समझते हैं, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। चलो देखो, जैसे मान के चलो एक कंपनी है, ठीक है। अब ये कंपनी चाहती है कि उसको एक्सपांड करना है, कंपनी चाहती है उसको एक्सपांड करना है। अब जब कंपनी को एक्सपांशन करना है तो एक्सपांशन के लिए भाई सीधी सी बात है, पैसा चाहिएगा, बहुत पैसा लगता है। अगर एक्सपांशन के लिए पैसा चाहिए तो साहब पैसा लाने के लिए हमारे पास में क्या क्या सोर्सेस हो सकता है। बोले सर अगर कंपनी को पैसा चाहिए तो कंपनी के पास में पैसा आने के लिए, समझिएगा बेटा, कंपनी के लिए पैसा आए उसके लिए आपके पास में देयर आर 4 वेज। या तो आप इक्विटी इशू कर सकते हो, या तो आप प्रेफरेंस इशू कर सकते हो, या फिर आप डेट इशू कर सकते हो। आई मीन डेट डिबेंचर्स हो गया, या फिर बोरोइंग लोन ले सकते हैं, है ना। तो डेट इंस्ट्रूमेंट से आप काम कर सकते हो, या फिर घर का पैसा लगा दो, उसको बोलते हैं अपन रिटेन अर्निंग। अब सर अगर कंपनी को पैसा चाहिए तो इक्विटी शेयर के माध्यम से भी ले सकते हैं। हम लोगों ने अपनी क्लास में ये भी डिस्कस किया है कि इक्विटी शेयर इशू करना हर बार फायदेमंद नहीं रहता है, क्योंकि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन का बोझ भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कंपनी को उस अकॉर्डिंग परफॉर्म करना होता है एंड ऑल दैट। सर प्रेफरेंस शेयर्स जो है उनका भी जो इशू है इसकी भी एक अलग कॉस्ट है। साथ में तीसरा नंबर पे जो बात आता है वो आता है सर डिबेंचर का, डेट का। अब जब डेट की बात करें अपन तो पहले ही अपन मान के चलते अभी डिबेंचर जैसा मान लो कुछ नहीं है दुनिया में। तो अगर मुझे डेट के थ्रू पैसा लेना है इसका मतलब मुझे कोई लोन लेना पड़ेगा, और लोन लेना पड़ेगा तो मेरे दिमाग में सबसे पहली बात आती है, एक काम करते हैं अपन, चलते हैं बैंक के पास में। चलिए आइए हम सभी लोग जाते हैं बैंक। कंपनी के बिहाफ से आपको और मुझे असाइन किया है कंपनी ने एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं काम कर रहा हूं एज अ कंपनी सेक्रेटरी, आप लोग काम कर रहे हैं, और हम लोग मिलकर के एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के बाद मैं और आप लोग हम गए बैंक के पास में, और बैंक को हमने हमारा पूरा प्रोजेक्ट समझाया। हमने समझाया कि साहब हमें जो फंड चाहिए वो किस पर्पस के लिए चाहिए। हमने ये समझाया कि अगर हमें पैसा ये आप देंगे तो हम कितने टाइम में उसका भुगतान पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, हमारे प्रोजेक्ट का जो है वो ग्रोथ किस तरह से डिफाइन किया गया है, वो सारा चीजें हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। और उस कन्विंसिंग के बाद में वो हमें क्या प्रोवाइड करेंगे सर, लोन प्रोवाइड करेंगे। अब एक समझिएगा आप बैंक के प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है। अब बैंक के प्रोस्पेक्टिव से हम समझते हैं, ये बैंक है,
ओके सर, अगर बैंक की बात करें तो बैंक क्या कर रही है सर, हमारे जैसे बहुत सारे छोटे मोटे लोग हैं, उन लोगों का पैसा रखती है, या तो वो सेविंग अकाउंट के माध्यम से रखेगी, या फिर एफडी वगैरह के माध्यम से रखती है, या आरडी अकाउंट के माध्यम से रखती है। देयर आर लॉट्स ऑफ वेज जिसके माध्यम से हम लोग बैंक को पैसा दे रहे हैं। अच्छा, जब बैंक हमें पैसा दे, हमने बैंक को पैसा दिया तो बैंक उसके बदले में हमें ब्याज देगा, इंटरेस्ट देगा। सर उसका लगभग रेट, टेंटेटिव रेट की अगर माने तो सर सेविंग 4% से लेकर के हमारा एफडी का 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो मोटा मोटा अपन एवरेज पकड़ लेते हैं, चलो ऑन एन एवरेज कंपनी जो है हायर साइड पे 7%, सॉरी रादर बैंक जो है हमें हायर साइड पे 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करने वाला है। ठीक है, बैंक क्या करता है, आगे इस पैसे को और चैनलाइज करता है, कंपनी को, कोई और बिजनेस कंसर्न को ये लोन प्रोवाइड करता है। और ये लोन जो जाता है वे 15% से लेकर के 20% डिपेंड अपॉन योर प्रोफाइल, ये ऐसे ये लोन जा रहा है। कंपनी भी इसके पास में गई थी, आप और मैं कंपनी के जो कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी बन करके हमने बैंक के पास में एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट दाखिल करी थी और उसके बदले में हमें लोन चाहिए था। अब जब ये लोन का बात हुआ ना तो बैंक ने बोला कि हाँ ठीक है, हम आपको लोन तो अप्रूव करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम चार्ज कर रहे हैं, एवरेज लगा लेते हैं अपन कि साहब लगभग 16-17% के आसपास का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमें मिल रहा है। अब सोच करके देखिए, आपकी और मेरी फिलोसॉफी को मैच करिए, अपन दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी ना तो ये चैप्टर बहुत आसान पड़ जाएगा। ये समझिए हुआ क्या, एक मीडिएटर आ गया, मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, हु एम आई एम अ कंपनी, मुझे पैसा चाहिए। आप कौन है, आप वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बैंक में पैसा जमा कराया है। ध्यान समझिएगा, मैं कौन हूं, मैं मान लो कंपनी का प्रमोटर हूं, मुझे पैसा चाहिए। आप कौन है, आप वो लोग हैं जिन्होंने बैंक में पैसा जमा कराया है। अब अल्टीमेटली पैसा है आपका, पैसा है आपका, चाहिए मुझे, पैसा है आपका, चाहिए मुझे, क्योंकि आपने तो बैंक को दिया है और बैंक मुझे देगा। तो सर हो क्या रहा है, चैनलाइज जो हो रहा है वो वाया वाया हो रहा है, अभी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो रहा है हमारा, मेरा और आपका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको चाहिए कि भैया मेरा पैसा सुरक्षित हो जाए और उस पर्टिकुलर पैसा जो मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है उसके बदले में थोड़ा रिटर्न मिल जाए। एट द सेम टाइम मुझे चाहिए कि भाई मेरे पास में एक अच्छा प्रोजेक्ट है पर फंड नहीं है, तो उस पर्टिकुलर पैसे को मैं बैंक से निकालूं या लोन के माध्यम से मैं रेज करूं। तो हुआ ऐसा कि आपका पैसा बैंक ने लिया, बैंक के द्वारा पैसा मुझे आया, बैंक क्या कर रही है, सिर्फ एक इंटरमीडिएरी का रोल प्ले कर रही है। क्योंकि वो इंटरमीडिएरी का रोल प्ले कर रही है तो देखो उसके मजे कितने हैं कि 7% के आसपास का ब्याज आपको देता है, और जबकि मुझसे रिकवर करता है लगभग 16 से 17% का, मतलब मोटा मोटा 9 to 10% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कमाई है इंटरमीडिएरी बनने की। कंपनी ने सोचा एक काम करता है, पैसा तो चाहिए, पैसा तो चाहिए, पर क्योंकि इनसे बैंक से अगर हम ले रहे हैं ना तो अननेसेसरी प्रोजेक्ट की कॉस्ट हाई हो रही है। तो एक काम करते हैं, बोले एक काम करते हैं कि साहब जो व्यक्ति कंपनी को पैसा देना चाहते हैं, जो व्यक्ति ऐसे हैं जो डायरेक्टली कंपनी को पैसा देना चाहते हैं, अच्छा कमाना चाहते हैं, क्यों ना उन्हीं को अप्रोच कर लिया जाए। भाई अल्टीमेटली वो लोग इंटरेस्ट कमाने के लिए उन्होंने एफडी क्यों कर रहे हैं लोग बाग, इंटरेस्ट कमाने के लिए ना, पैसा से सुरक्षित भी है, एट द सेम टाइम अपन को इंटरेस्ट पे इनकम जनरेट हो रही है। तो एक काम करते हैं, जिन व्यक्तियों को इंटरेस्ट कमाना है ना, जिन व्यक्तियों को इंटरेस्ट कमाना है उन लोगों को हम डायरेक्ट अप्रोच कर लेते हैं। हर कोई व्यक्ति चाहता है पैसा कमाना, और बैंक जो है वो 7% के से ज्यादा नहीं दे रहा है। एक काम करते हैं, कंपनी ने एक नया ऑफर निकाला, बोलते हैं कि हम आपको 11% देंगे, 11% हम आपको पे करेंगे, 11% हम आपको पे करेंगे। सर इससे इन्वेस्टर का क्या फायदा, अरे जहां 7 मिल रहा था वहां पर 11 मिल रहा है, 4% बैठे बिठाए कमाई हो गई। सर इससे कंपनी का क्या फायदा, बोले कंपनी जहां पर 16-17% में ले रही थी आज 11% में उसको वो पैसा मिल जा रहा है। इसका मतलब सर दोनों की चांदी है, इन्वेस्टर का भी अच्छा काम हो जाएगा, क्योंकि उसको 7% जहां पर बैंक से मिल रहा था वहां पर सर उसको 11% मिल रहा है। एट द सेम टाइम जहां पर 16-17% में कंपनी वो लोन उठाती थी, आज उससे कितने में मिल रहा है साहब, आज उसे कितने में मिल रहा है, आज उसे सिर्फ 11% में लोन मिल रहा है। फायदा हुआ। तो मुद्दा ये आता है कि सर हर कोई व्यक्ति फिर एफडी क्यों कराता है, मतलब आज के टाइम पे अपना एक कॉमन एक परसेप्शन है कि पैसा एक्स्ट्रा आ गया तो घर वाले यही बोलते हैं चलो एफडी करा देते हैं।
है ना। आप लोगों ने बहुत बार ऐसा सुना होगा अपने मॉम डैड के इससे, या फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स यही बोलते हैं अपने कि ज्यादा पैसा आ गया है ना, ठीक है इस बार अच्छी कमाई हो गई ना, तो जो सरप्लस पैसा है उसका एफडी करा दीजिए। एफडी कराना, बीइंग अ सीए स्टूडेंट और बीइंग अ सीए स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा बेटा कि ये सारी चीजों को हमें फाइनेंशियल लिटरेसी टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। भाई पढ़े लिखे अनपढ़ होने का कोई फायदा थोड़ी ना है। अगर एफडी में पैसा लगा रहे हो आप, 6 से 7% मिल रहा है और इन्फ्लेशन का ग्रोथ जो हो रहा है वो लगभग 7 साढ़े 7% के आसपास का हो रहा है, तो भाई आपका पैसे में आग लगाने बराबर इन्वेस्टमेंट है वो। सेंस ही नहीं है उसका। 7% का अगर रिटर्न मिल रहा है और इन्फ्लेशन भी 7-8% से बढ़ रहा है, सेंस क्या रहा है एफडी में पैसा इन्वेस्ट करने का? बट एक वो एक कॉमन फिलॉसफी है। एनीवे चलो वो पार्ट में अपन बात ना करते हुए मुद्दे पे आते हैं कि सर इन्वेस्टमेंट करना था आपको और कंपनी को चाहिए था पैसा, तो डायरेक्टली कंपनी ने आप जैसे लोगों को अप्रोच करा, बोले आप बैंक में क्यों पैसा जमा करा रहे हो, हमारे पास में आ जाओ, हमारे पास में आ जाओ, हम आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में हम आपको ये जो इनकम है वो प्रोवाइड करेंगे। अब मुद्दा ये आता है कि अगर ये इतना ही अच्छा तरीका था, लोगों का फायदा हो रहा था, तो एक काम करते ना, इट्स बेटर कि बैंक जो है वो बीच में से हटा दो और सीधा जो इन्वेस्टर है उसको कंपनी से मिला दो। बट प्रॉब्लम था, बैंक के ऊपर तो विश्वास करा जा सकता है क्योंकि उसके ऊपर गवर्निंग बॉडी आरबीआई की देखरेख है, बट ये कंपनी के ऊपर कैसे ट्रस्ट किया जाए? कंपनी के ऊपर कौन है यार देखरेख करने वाला? और प्रमोटर के जो कंपनी के मैनेजमेंट है उसके ऊपर कोई कैसे रिलाय कर सकता है एकदम से? यार पैसा लेकर के कोई भी भाग गया तो फिर क्या करेंगे? इसलिए बहुत सारे कम लोग ऐसे हैं जो कि कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं। बट इन सारी चीजों के मद्देनजर रखते हुए एक पर्टिकुलर सेक्शन नंबर 71 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इनकॉर्पोरेट किया गया है बेटा, जिसके माध्यम से आप लोग ये समझेंगे कि किस तरह से कंपनी इश्यू करती है डिबेंचर। आपको ये भी समझ में आएगा कि किस तरह से कंपनी को रिडम्पशन करना है, क्योंकि भैया पैसा अगर आप ले रहे हो तो उसको लौटाना भी आपको पड़ेगा, और किस मैनर में आपको लौटाना पड़ेगा वो सारे मैनर आपको सेक्शन नंबर 71 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में मेंशन किए हुए हैं। इसके ऊपर सेबी की गाइडलाइंस भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। अर्थात देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन इन विच कंपनी needs to provide the fund to the investor। कुछ क्राइटेरिया है जिसके माध्यम से कंपनी को प्रोवाइड करना पड़ेगा वो फंड, दोबारा से किसको? अपने इन्वेस्टर को प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिसको अपन बोलेंगे रिडम्पशन। आप लोगों ने शायद थोड़ा बहुत अपने प्रायर एकेडमिक करियर में पढ़ा होगा, जिसमें हम रिडम्पशन के लिए डीआरआर, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व जैसा कुछ बनाते थे, और ये मैंडेटरी है कंपनी को करना। अभी अगस्त 2018 में और भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स आ चुके हैं इसके रिस्पेक्ट में। अमेंडमेंट मतलब चेंजेस इन द लॉ, बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं लॉ में, जिसके रिस्पेक्ट में कहा जा सकता है कि डिबेंचर को इशू करना तो बहुत आसान है, एट द सेम टाइम रिजिड कर दिया गया है उसके रिडम्पशन पार्ट को। अर्थात आपने पैसा लोगों से ले लिया है, उसके बाद आपको किस तरह से लौटाना है उसका एक पर्टिकुलर प्रोसेस जो है वो डिफाइन कर दिया गया है, जो कि हमारे कोर्स में हम लोग पढ़ने वाले भी हैं। सो आई गेस आप लोगों को कहानी समझ में आई होगी, आप लोग को दिमाग में थोड़ा बहुत आया होगा कि क्यों ऐसा हुआ कि कंपनी को डिबेंचर इशू करने की जरूरत पड़ी। अंतिम बात कंक्लूजन पॉइंट पे बोल देते हैं अपन कि सर डिबेंचर का मतलब सिंपल सा ऐसा पॉइंट है कि जो बैंक इंटरमीडिएटरी रोल में जो आ रहा था वो रोल हटाना है। डायरेक्टली जो कम्युनिकेशन है ना वो इन्वेस्टर और कंपनी के बीच में होना है। इससे क्या होगा, इन्वेस्टर को थोड़ा सा ज्यादा कमाने मिल जाएगा, एट द सेम टाइम जो कंपनी है उसे थोड़ा सा लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में वो लोन आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। इस तरह से डिबेंचर जो है वो एक्चुअली दुनिया में आया। अन्यथा भाई बैंक तो लोन दे ही रहा था ना, बैंक जब लोन दे रहा था तो फिर हमें डिबेंचर की क्या जरूरत आई थी? ये एक पर्टिकुलर पर्पस था जिसकी वजह से डिबेंचर को एक्चुअली इनकॉर्पोरेट किया गया एज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। बोलो बेटा, बात समझ में आई? आपको पता ही है हर बार हम लोग जब भी टॉपिक स्टार्ट कर देना तो टॉपिक के ऊपर वाई समझना बहुत जरूरी है। आते से ही मैं आपको बता सकता था कि अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर, डिबेंचर में किस तरह से कितने तरह के डिबेंचर होते हैं, डिबेंचर का अकाउंटिंग हम किस तरह से करेंगे, उसकी जनरल इंटरेस्ट क्या होगी, पर वो एक रटने वाला पर्सपेक्टिव होता है। पर मुझे नहीं समझ आता है कि इस तरह से क्यों पढ़े अपन। भाई सीधी बात है, हम कोई बीकॉम एमकॉम वाले स्टूडेंट तो है नहीं, हम लोग कुछ ऐसा प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं जहां पर लोगों का देखने का नजरिया हमारे प्रति कुछ और होता है, लोग कुछ और तरीके से समझते हैं हमें। अर्थात वो ये समझते हैं कि इस व्यक्ति को इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बहुत अच्छा खासा नॉलेज होगा, है ना, तो हमें अपने आप को बनाना भी इस तरह से होगा। एनीवेज बोलो बेटा, समझ में आया? ठीक है, चलिए